एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 30 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जोधपुर जेल में उनको रखा जाता है। एनआईए उनको गिरफ्तार करती है। कौन है सोनम वांगचुक, आज पूरा देश जानना चाहता है। कुछ लोग 2009 में थ्री इडियट एक मूवी आई थी, उससे उनको जानने की कोशिश करते हैं कि शायद उन्हीं पे आधारित मूवी है। लेकिन एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा था कि आपका कैरेक्टर थ्री इडियट में आप ही से प्रभावित है, तो वो कहते हैं कि नहीं, पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि मैं उस शख्स से ज़्यादा खूबसूरत हूँ। यहाँ वो बात कर रहे थे आमिर खान की, जो उसमें अभिनेता थे जिन्होंने मुख्य किरदार निभाया था। तो उनका कहना था, ये लाइटर नोट पे कहते हैं कि मैं उस शख्स से ज़्यादा खूबसूरत हूँ। आइए जानते हैं सोनम वांगचुक को। दिन था 1 सितंबर 1966 का। पिता सोनम वांग्याल और माता टेसरिंग के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। बहुत प्यार से वो लोग नाम रखते हैं सोनम वांगचुक। जी हाँ, यह गांव तत्कालीन जम्मू कश्मीर के लेह में एक जगह है आलशी, वहाँ एक गांव है उड़ेक टोप्पो, वहीं उनकी जन्म होती है। वहाँ स्कूली शिक्षा अवेलेबल नहीं थी, तो उनकी माता ने, जी हाँ, बड़े लोगों और बहुत ही जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उसमें देखा गया कि माता का अहम किरदार होता है। जैसे आइंस्टीन की माता ने भी जब आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया था, तो उनकी माता जी ने उसको घर पे ही पढ़ाया था, और वो उन्होंने दुनिया को इतनी बड़ी चीज़ें दी, ढेर सारे आविष्कार दिए। और तो यहाँ भी सोनम वांगचुक के जीवन में माता का काफ़ी प्रभाव था। चूँकि स्कूल से अवेलेबल नहीं थे, तो 9 साल की उम्र तक वहाँ के लोकल नेटिव लैंग्वेज में, लद्दाखी लैंग्वेज जो था, उसमें माता जी ने घर में क्लाइमेट के बारे में, विलेज के बारे में प्रारंभिक शिक्षा दी। और इसके बाद उनके जीवन में मोड़ आता है। उनके फादर जो थे सोनम वांग्याल, वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन जाते हैं, और यहीं से सोनम वांगचुक के जीवन में एक नई शुरुआत होती है। स्कूली शिक्षा पूरे तरीके से उनके जीवन में आती है। वो अपने पूरे फैमिली के साथ मूव करते हैं श्रीनगर। वहाँ उनको एक स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं था सोनम वांगचुक के लिए। वो दिखते अलग थे। वहाँ स्कूलों में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, और सोनम वांगचुक को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो तो लद्दाखी लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज सीख कर आए थे, और वहाँ उनको वो भाषाएं समझ में नहीं आती थी। एक और जहाँ बच्चे उनको डिफरेंट लुक के कारण उनका मजाक उड़ा रहे थे, टीचर्स भी उनको काफ़ी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और वो उनको ऐसा फील करा रहे थे कि बहुत बड़े स्टूपिड हैं। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन ऐसा ही उनके बारे में वहाँ के लोग सोच रहे थे, स्कूल्स के बच्चे, टीचर्स, और उनको ये सब सहन नहीं हुआ। और जहाँ 1975 में वो श्रीनगर आए थे, बच्चा 11 साल का होता है, 1977 का वक्त है, वो अकेले दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। वहाँ जाकर सीधे मिलता है केंद्रीय जो विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय में जाकर मिलता है। वहाँ के प्रिंसिपल से अप्रोच करता है। पहले तो वो प्रथम दृष्टया प्रिंसिपल मिलने से इनकार कर देते हैं कि कौन है, क्या है, बिना अपॉइंटमेंट लिया गया है। लेकिन ये बच्चा पूरे तरीके से एडमेंट था कि मुझे मिलना ही है, और वो फाइनली केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से मिलता है, और वो विशेष केंद्रीय विद्यालय रहता है, उनसे अपील करता है कि मुझे यहाँ पढ़ने दिया जाए, और फाइनली उसका एडमिशन दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है। वहाँ अब अपना सोनम वांगचुक अब बड़ा हो रहा था, और 12th पास करने के बाद फिर से श्रीनगर आता है, और वहाँ एडमिशन लेता है REC श्रीनगर में। जी हाँ, सोनम वांगचुक फिर से श्रीनगर आते हैं, और उस समय के जो अभी NIT श्रीनगर है, उस समय उसको REC श्रीनगर कहा था, रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वहाँ एडमिशन लेता है, और स्ट्रीम होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पिता सोनम वांग्याल काफ़ी इससे निराश हुए। वो चाहते थे बच्चा कुछ और करे, लेकिन उन्होंने अपने फादर से डिफरेंस होने के कारण भी इसको जारी रखा, और फादर ने इनकार कर दिया कि मैं आपके फिनांसेस नहीं करूंगा। तो सोनम क्या करते हैं, आम बच्चा होता तो रोना रोता, लेकिन सोनम यहाँ रुकते नहीं हैं। सोनम वांगचुक क्या करते हैं कि अपने हम उम्र अपने सहपाठियों को ट्यूशन देना शुरू करते हैं, और ट्यूशन देते हैं। उससे जो पैसा जनरेट करते हैं, उसी से वो 1987 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं। और अब यहाँ से 1988 में उनके असली एक्टिविस्ट और सोशल लाइफ की शुरुआत होती है। सोनम वांगचुक 1988 में सेकमॉल नाम की संस्था की स्थापना करते हैं। सेकमॉल स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स कल्चरल एंड एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। जी हाँ,
1988 में वो स्कूल रिफॉर्म्स पे काम करते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पे स्कूली शिक्षा अभी भी उस स्तर की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ के बच्चे पीछे रह जाते हैं। जब इन्होंने ये बात गंभीरता से लिया, देखा कि आज भी 10th में सिर्फ 5% बच्चे पास हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न इन्होंने ये पाया कि यहाँ के टीचर्स ट्रेंड नहीं है। थ्योरेटिकल बेस्ड सिर्फ क्लासेस हो रही हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड और एक नई एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। ये तो बहुत हम थोड़ी चीज़ों में गागर में सागर भरने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसी तमाम वजहें थी जिनको उन्होंने पाया। और एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने क्या किया कि एक छोटे से गाँव को चुना और वहाँ इन्होंने इसको पायलट टेस्टिंग किया और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। तब इन्होंने एक बड़े स्तर पे इसको लागू किया और टीचर्स को ट्रेंड करने लगे। और ऑपरेशन न्यू होप 1994 में लॉन्च होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट, एनजीओज़ एंड विलेज एजुकेशनल कमिटीज़ तीनों मिलकर, एक ट्रायंगुलर एस्पेक्ट रहता है, तीनों मिलकर अच्छा काम करते हैं और 700 प्लस टीचर ट्रेंड किए जाते हैं। और आपको जान के विश्वास नहीं होगा कि जो 5% का रिज़ल्ट था इन 7 वर्षों में अथाह मेहनत के बाद 55% तक पहुंच जाता है। 55% विद्यार्थी 10th में पास करने लगे थे और आज का यह आंकड़ा 75% तक पहुंच चुका है। तो एक व्यक्ति शिक्षा के जगत में इतनी बड़ी अलख जगाता है, यही है सोनम वांगचुक। इतने से भी अभी सोनम वांगचुक का यह प्रयास ख़त्म नहीं हुआ था। सोनम वांगचुक नए चीज़ों को सीखने में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। सोनम वांगचुक यहीं नहीं रुकते। 1997 में फ्रेंच के ग्रेनवल शहर में क्रिएटर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में वो अर्थ एंड टेक्नोलॉजी में 2 साल का कोर्स करने के लिए चले जाते हैं और अर्थ एंड सस्टेनेबल डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो फिर वापस भारत आते हैं। 1998 में ले से 18 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं फी, जिसका उद्घाटन दलाई लामा साहब करते हैं। और ये वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर स्कूल है। पैसिव सोलर मड बिल्डिंग्स के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी विशेषता ये है कि सर्दियों में भी जहाँ एक तरफ बाहर में -30 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, आप अंदर में एक समान तापमान, गर्मी वाले तापमान में पढ़ाई कर सकते हैं। और आज भी डेमोक्रेटिक तरीके से 70 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और 2016 में उनको इसी कार्य के लिए टेरा अवार्ड से नवाजा गया। अब आइए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं अक्टूबर 2013 में। तो ये वहीं नहीं रुकते हैं। 2013 में गर्मियों के मौसम में जब वो एक ब्रिज के नीचे से पार हो रहे होते हैं तो देखते हैं कि अभी भी गर्मियों के मौसम में कुछ बर्फ़ जो है वो ब्रिज के नीचे बची हुई है। तो उससे एक उनको आइडिया आता है कि जब किसानों को, इस लद्दाख के किसानों को अप्रैल और मई में पानी की ज़रूरत होती है तो नहीं होता है, क्योंकि विंटर का सारा पानी तो बह के पहाड़ी एरिया से नीचे चला जाता है और ग्लेशियर्स जो पिघलते हैं वो पिघलते हैं मई के बाद, अमूमन मई के बाद पिघलते हैं और पानी चाहिए अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई में। तो वो सोचते हैं कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाकर हम अगर पानी को स्टोर करें और उसको गर्मियों में धीरे धीरे इस्तेमाल करें तो ये किसानों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और अक्टूबर 2013 में इस पे काम करना चालू करते हैं और जनवरी 2014 तक प्रोटोटाइप बन के तैयार हो जाता है। फरवरी में इसका सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाता है। और इसको बनाने का तरीका है कि पाइप से आप पानी स्प्रे करते हैं और स्तूप बनाते हैं, कॉनिकल स्तूप बनाते हैं, जिससे कि इसके पीछे साइंस ये है कि कोन पे सूर्य का प्रकाश सबसे कम पड़ेगा और नीचे पानी ज़्यादा समय तक बर्फ़ के रूप में इकट्ठी रहेगी। और ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाते हैं और वो सक्सेसफुली काम भी करता है। और एक स्तूप में 1.5 लाख लीटर तक अमूमन पानी हम स्टोर कर सकते हैं। और ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। और इसी क्रांतिकारी कदम को देखते हुए प्रभावित होकर ढेर सारे देशों में भी इनको बुलाया गया कि इस तरह का हमारे यहाँ भी आकर आप निर्माण कीजिए। और इनकी टीम जाकर स्विट्ज़रलैंड, मंगोलिया, चिली, अफ़गानिस्तान, बहुत सारे कंट्रीज़ में इस स्तूप का सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन दिया और वहाँ के लोग अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और किसानों को अब वहाँ पानी मिलने लगा था और ये बहुत सक्सेस हुआ। और इसी काम के लिए 2016 में उनको रोलेक्स अवार्ड मिला। और पहले इसका कॉस्ट आता था 2 लाख के करीब में, अगर आप एक आइस स्तूप बनाते थे तो 2 लाख के करीब में। लेकिन इनकी टीम ने लगातार इस पे काम किया और इसका कॉस्ट घटाकर 60,000 तक ले आई है। अब आइए आपको लिए चलते हैं, कारवां यहीं नहीं रुकता। सफलता की सीढ़ियों पे लगातार सोनम वांगचुक चढ़ रहे थे और एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार माने जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में इनको दिया गया। और अब सोनम वांगचुक द सोनम वांगचुक बन चुके थे।
लेकिन 2019 इनके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। जी हाँ, आर्टिकल 370 इसी साल हटा दिया गया था। 2 यूनियन टेरिटरी की गठन कर दी गई थी, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो जिस लिए किया गया था उसका सफलतापूर्वक उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, लेकिन वहीं एक और लद्दाख में इस यूनियन टेरिटरी बनाए जाने पर सोनम वांगचुक ने मोदी जी को बधाई दी थी और साथ में कहा था कि यहाँ के रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन और यहाँ के जो कल्चर है उसका सेफगार्ड, ये दोनों इंश्योर करना होगा। ये एक उन्होंने थोड़ा सा हिंट किया था उस समय, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हो रहा था। 2020 में ये हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ रहे थे, और इसीलिए 2020 में सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। और इस हंगर स्ट्राइक को मीडिया का अटेंशन मिलता है, देश भर की मीडिया इसको कवर करती है, और वो इसमें मांग करते हैं 6 शेड्यूल की, कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाए। तो आइए जानते हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा चाहिए क्यों। आपको बता दूं कि पहले तो वहाँ लोकल ऑटोनॉमी मिल जाएगी, दूसरा है कि जो डिसीजंस होंगे वहाँ के इलेक्टेड काउंसलर्स ले पाएंगे, जिससे कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के लोगों के बीच खाई पाटने में मदद मिलेगी। और लोगों का मानना है, सुनने में भी आया था कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हावी है। तो यही सब वजह थी, और इसके पीछे और भी रैशनल्स थे। आइए जानते हैं। देखिए, वहाँ लद्दाखी जनसंख्या 97% ट्राइबल की है, तो अगर एक बार 6 शेड्यूल में का दर्जा मिल जाता है तो वहाँ के कल्चर, लैंग्वेज और वहाँ ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन मिलेगा, लैंड, जॉब, रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन मिलेगा, और वहाँ का इकोसिस्टम काफ़ी फ्रिजाइल है, तो वहाँ के टूरिज़्म को और जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। और तो इन्हीं सब वजहों के कारण ये सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल की मांग कर रहे थे, लेकिन ये सब शायद सुना नहीं गया। इसलिए 26 जनवरी 2023 को वो खारदुंगला पास के पास, जहाँ की का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस था, हंगर स्ट्राइक करने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको वहीं हाउस अरेस्ट कर लेती है, और दलील ये दी जाती है कि वहाँ फास्टिंग के लिए बहुत उपयुक्त मौसम नहीं है, और उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने घर के पास ही टेंट लगाकर हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे, और वो हंगर स्ट्राइक जारी रखते हैं। मांगे ये थी कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो दुष्प्रभाव पड़ा है लद्दाख के फ्रिजाइल इकोसिस्टम पे, वो 6 शेड्यूल का दर्जा दिए जाने से कुछ हद तक उसके सेफगार्ड को इंश्योर किया जा सकता है। लेकिन ये बातें नहीं सुनी जाती हैं, और फिर से वो मार्च 2024 में एक बार हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, और वो हंगर स्ट्राइक भी काफ़ी गंभीरतापूर्वक मीडिया द्वारा लिया जाता है, और सोशल मीडिया पे भी इनको समर्थन मिलता है। लेकिन उस समय भी उनकी बातें, क्योंकि उस समय भी उनकी मांग होती है कि आप 6 शेड्यूल का दर्जा इसको दें, लद्दाख को दें, लेकिन ये भी उनकी मांग नहीं मानी जाती है। इसलिए वो ये 6 शेड्यूल की मांग कर रहे थे, ताकि वो जो माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाए जा रहे हैं, वो 6 शेड्यूल हो जाने से कुछ हद तक सेफगार्ड उनको होगा। तो ये सब लद्दाख को बचाने के लिए वो एक बार फिर मांग करते हैं 6 शेड्यूल की, लेकिन उस समय भी ये मांगें नहीं मानी जाती हैं। इसके बाद दिन आता है 30 सितंबर 2024 का, जब वो अपने 120 एक्टिविस्ट साथियों के साथ दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। वहाँ पुलिस द्वारा उनको सिंघू बॉर्डर पर डिटेन कर लिया जाता है, और 2 अक्टूबर को उनको रिलीज़ किया जाता है, जहाँ वो राजघाट पर जाते हैं और बापू को श्रद्धांजलि देते हैं, और वापस आ जाते हैं, और वापस लद्दाख आकर फिर से हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं। और ये हंगर स्ट्राइक करीब 15 दिन तक चलता है। 21 अक्टूबर को तक ये हंगर स्ट्राइक चलता है, और हंगर स्ट्राइक के 21 अक्टूबर को वो ख़त्म करते हैं, और उनको आश्वासन दिया जाता है कि दिसंबर में आपसे, गृह मंत्रालय की तरफ से, कि दिसंबर में वहाँ की मिनिस्ट्री आपसे बातचीत करेगी। लेकिन फिर इस में प्रोग्रेस नहीं होता है, तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, और 10 सितंबर 2025 को एक फिर से रूपरेखा तैयार होती है, और शहीद पार्क में वो ऐलान करते हैं कि वो
हंगर स्ट्राइक करना शुरू करेंगे। और इसी हंगर स्ट्राइक के बीच दो हंगर स्ट्राइकर्स की हालत नाजुक हो जाती है। सेरिंग हांगचुंग जो 72 साल के थे, तासी डोलमा जो 60 साल के थे। और इसी से जो जेनजी पॉपुलेशन है लद्दाख की, वो काफ़ी भड़क जाती है। तो वो 5 से 6 हज़ार की जनसंख्या सड़कों पर आ जाती है और मोस्टली उसमें यूथ होते हैं। चूँकि एक इन्होंने, कहा जाता है सोनम वांगचुक ने एनएलएम नाम की संस्था भी बनाई थी, जो नॉन पॉलिटिकल हो गई बाद में। ये इसमें यूथ इनसे रिक्वेस्ट किए थे, जैसा एक सुनने में आता है कि यूथ्स की एक मंडली ने इनसे रिक्वेस्ट किया था लद्दाख की कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। तो एनएलएम नाम की संस्था बनाई जाती है, जो कि नॉन पॉलिटिकल बाद में घोषित कर दी जाती है। और यही वजह है कि शायद जो मैं अगर ओपाइन करूं तो, कि सड़कों पे इतनी सारी जनसंख्या उनके समर्थन में यूथ की खड़ी हो जाती है। जहां सोनम वांगचुक कहते हैं कि ये सब यूथ का आउटब्रस्ट है, सोशल अनरेस्ट है, इसलिए ये सब यूथ सड़कों पे है। लेकिन हालत बिगड़ते जाते हैं। और चूँकि जब आप नेता होते हैं, किसी चीज़ को लीड कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ खड़ा होकर अपनी भीड़ को, अपने लोगों को कंट्रोल भी करना पड़ता है, ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। लेकिन ऐसे में सोनम वांगचुक एम्बुलेंस में सवार होकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ एक और उनको समझाने की गुंजाइश थी कि अगर वो समझाते तो शायद यूथ कंट्रोल हो जाती। वो अपने घर चले जाते हैं और ये अनकंट्रोल्ड भीड़ सड़कों पे उत्पात मचाने लगती है। पुलिस कार्यालय, सीआरपीएफ पे अटैक करना, हिल्स गवर्नमेंट पे अटैक करना, हिल्स काउंसिल पे अटैक करना, और तमाम लोगों पे, बीजेपी कार्यालय को उन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की, जला दिया। और इसी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलीबारी की, जहाँ 4 लोगों की मौत हो गई। और वो कौन लोग थे? 19 साल, 20 साल, 23 साल और 46 साल के लोग थे। और भी भड़क जाती है ये आग, क्रांति की आग उनके शब्दों में कहें तो। और ये धधक जाता है पूरा लद्दाख। और 30 सितंबर को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जोधपुर जेल में भेज दिया जाता है। और सोनम वांगचुक को जानने वाले कहते हैं कि सोनम वांगचुक अपने काम को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड रहते हैं। वो एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। लेकिन इस पे इन्होंने क्या प्रोटोटाइप बनाया, जब इतने सारे लोग घायल हो रहे थे, जब इतने सारे देश की संपत्तियों को हानि हो रही थी, ये तो पूछताछ में वही बता पाएंगे पुलिस को। फ़िलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन हमें सपोर्ट करना है देश के विकास कार्यों में। हमें सरकारी संपत्तियों को नहीं नुकसान पहुंचाना है।